जी मैम। मैम जो अच्छा आपने कल 12 लेक्चर पढ़ाया तो उसकी कोई इतनी समझ नहीं आई हमें। चल ठीक। अच्छा ऐसा है कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो मैं भी ओपन कर लेती हूँ मेरा 12 लेक्चर में क्या था। मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी तो वीडियो को आप दोबारा सुनोगे तो मेरे ख्याल से तो समझ आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा उसको यहाँ रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें हमने किया क्या था। ओवरऑल सा एक रिव्यू दे देती हूँ, तो फिर जब आप लेक्चर 12 की वीडियो सुनोगे तो वहां से समझ आ जाएगी। ये जो लेक्चर नंबर 12 है ना, हम असल में पढ़ रहे थे शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। लेक्चर 11 में हमने शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स वगैरह देखी। तो लेक्चर 12 में क्या है, हमने प्रूव किया शॉर्ट 5 लेमा। शॉर्ट 5 लेमा हमें क्या बताता है, ये असल में हमें इस तरह की दो एग्जैक्ट सीक्वेंसेस, एक ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है मॉड्यूल्स का और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स का, और एक ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है मॉड्यूल्स और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स का। और ये जो यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा है, ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें अल्फा बीटा और गैमा के का आपस में रिलेशन बताता है, और फिर उनकी वजह से शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंसेस में कैसा रिलेशन बनता है वो बताता है। तो शॉर्ट 5 लेमा हमें क्या बताता है कि अगर एफ जी अल्फा बीटा और गैमा एफ प्राइम और जी प्राइम ये सारे के सारे होमोमॉर्फिज्म्स हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर दोबारा से अगर की कंडीशन आती है, फिर अगर अल्फा और गैमा 1 to 1 होंगे तो बीटा भी 1 to 1 होगा। अगर अल्फा और गैमा ऑन टू होंगे तो बीटा भी ऑन टू होगा। अगर अल्फा और गैमा आइसोमॉर्फिज्म होंगे तो बीटा भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। अब आइसोमॉर्फिज्म होना तो 1 to 1 होने और ऑन टू होने से ही डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि अगर वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो जाहिर है कि बीटा आइसोमॉर्फिज्म बन गया। तो ये शॉर्ट 5 लेमा की स्टेटमेंट हमें सिर्फ इतना बताती है कि एक ये भी शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ये भी शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है, तो फिर अल्फा बीटा और गैमा का आपस में कैसा रिलेशन है। जिस तरह वो नहीं होता एक सैंडविच थ्योरम, जिस तरह हम कहते होते हैं लिमिट्स में, लिमिट का चैप्टर अगर हम पढ़ें कैलकुलस में, तो हम ये कहते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो एफ और एच की लिमिट अगर सेम हो तो हम कहते हैं जो सेंटर में फंक्शन है उसकी लिमिट भी वही होगी। ये उस तरह वाला सीन यहाँ पे बन रहा है। अगर अल्फा और गैमा का रिलेशन सेम है तो वही रिलेशन बीटा का भी बन जाएगा। कैसा कि अगर अल्फा और गैमा 1 to 1 है तो बीटा भी 1 to 1 होगा। अगर अल्फा और गैमा ऑन टू है तो बीटा भी ऑन टू होगा। अगर अल्फा और गैमा आइसोमॉर्फिज्म है तो लाजमी है कि बीटा भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये शॉर्ट 5 लेमा हमें ये बता रहा है। तो अब प्रूफ से क्या कुछ करना पड़ा, वो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं। प्रूफ को आप समझ लो कि आपको थोड़ा सा बीच में ट्रिक्स को याद ही करना पड़ेगा। किस तरह से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो इतना ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं चल रहा कि डेफिनेशन से लेके चले तो बस आगे से आगे चलता गया। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम यूज किया, फिर एग्जैक्टनेस ऑफ सीक्वेंस यूज किया, फिर क्या था, फिर दोबारा कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम को यूज किया। और कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम में आप देखें 4 तरह के रिलेशन बनते हैं। कौन से 4 रिलेशन बनते हैं मैं यहाँ दोबारा से बता देती हूँ। एक तो ये बनता है कि गैमा जी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा। दूसरा ये बनता है कि यहाँ से अल्फा एफ, एफ प्राइम अल्फा, और यहाँ से बीटा एफ, एफ प्राइम अल्फा इज इक्वल टू बीटा एफ। गैमा जी इज इक्वल टू जी प्राइम बीटा, और इसी तरह से यहाँ पे एफ प्राइम अल्फा इज इक्वल टू बीटा एफ। ये 2 रिलेशन हमारे पास बने हैं जिसमें 4 तरह के फंक्शंस की कम्यूटेटिविटी उसके अंदर आ रही होती है। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ डायग्राम को भी बड़ा देख के करना, यूज करना पड़ता है कि हमें इस वक्त क्या चीज चाहिए, हम उस हिसाब से डायग्राम की कम्यूटेटिविटी को यूज करेंगे। अच्छा, तो बस इतना सा मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब जब आप लेक्चर नंबर 12 की वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रूफ में हमने क्या क्या कुछ किया। सही है। और बाकी इसकी पीडीएफ को सामने रखो, प्रूफ को बार बार लिख के देखो ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा अगले स्टेप में। अब
मैं आपको करा रही हूँ लेक्चर नंबर 13 में क्या है कि आइसोमॉर्फिक एग्जैक्ट सीक्वेंसेस क्या होते हैं। टू शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंसेस नजर आ रहा है या मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ? जूम कर ले मैम इसमें। हाँ मैंने थोड़ा सा किया है, चलो अब सही है। अच्छा, two short exact sequences are said to be isomorphic if there is a commutative diagram of module homomorphisms। अब यहाँ पे इसमें जो है वो होमोमॉर्फिज्म बुक के अंदर लिखे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ ए से बी तक होमोमॉर्फिज्म होगा अल्फा, बी से सी तक होगा बीटा, इसी तरह से ए प्राइम से बी प्राइम तक अल्फा प्राइम और बी प्राइम से सी प्राइम तक बीटा प्राइम। इसमें सिर्फ ये एफ जी और एच जो है वो लिखी है। लेकिन जब भी एक शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस की बात हो रही होगी तो हम सबको पता है कि शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, मॉड्यूल्स और साथ ही साथ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अच्छा बच्चों मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। जी तो हम रिज्वाइन करते हैं, मुझे असल में छोटा सा काम पड़ गया था। तो क्या हम पढ़े थे? हाँ, टू शॉर्ट exact sequences are said to be isomorphic if there is a commutative diagram of module homomorphism। अगर एक डायग्राम जो कि यहाँ बनी हुई है ये डायग्राम कम्यूटेटिव हो, सच दैट, फिर आगे आइसोमॉर्फिक ये कब बनेंगे? सच दैट एफ जी एंड एच आर आइसोमॉर्फिज्म्स। अगर ये तीनों एफ जी और एच तीनों आइसोमॉर्फिज्म्स हो जाएं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंसेस जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं। तो दो एग्जैक्ट सीक्वेंसेस के आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या क्या चीजें हमें पहले चेक करनी है कि क्या क्या चीजें होल्ड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होल्ड करनी चाहिए कि ये डायग्राम कम्यूटेटिव हो। डायग्राम कम्यूटेटिव कैसे? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैप्स क्या है, अल्फा और बीटा, और यहाँ पे मैप्स हैं अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम। तो डायग्राम के कम्यूटेटिव होने का क्या मतलब होगा कि एच बीटा इज इक्वल टू बीटा प्राइम इंटू जी, और इसी तरह से इस साइड से भी कम्यूटेटिविटी, ये कम्यूटेटिविटी होल्ड करे और ये सारे के सारे जो मैप्स हैं ये होमोमॉर्फिज्म्स हो, तो फिर ये दोनों सीक्वेंसेस आइसोमॉर्फिक तब होंगे अगर एफ जी और एच तीनों आइसोमॉर्फिज्म्स हैं। अच्छा, इसकी हम आगे एक थ्योरम प्रूव करेंगे इस डेफिनेशन को यूज करके, तो शायद वहां से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए। आगे क्या है? इन दिस केस इट इज इजी टू वेरीफाई दैट द डायग्राम, यही वाली डायग्राम अब मैप क्या है, एफ इनवर्स। आप यहाँ पे देखें एरोस की डायरेक्शन चेंज हो गई है, यहाँ एफ था ए से ए प्राइम, तो इनवर्स मैप कहाँ से हो जाएगा? ए प्राइम से ए तक। एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड एच इनवर्स आर आल्सो कम्यूटेटिव विद द सेम हॉरिजॉन्टल। सेम हॉरिजॉन्टल मैप्स का मतलब कि यहाँ वही मैप्स रहेंगे अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा प्राइम और बीटा प्राइम। तो उसने ये कहा है कि अगर दो एग्जैक्ट सीक्वेंसेस में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है विद द मैप्स एफ जी एंड एच, तो अगर हम मैप्स को चेंज कर दें उनके इनवर्स मैप्स में, एफ इनवर्स, जी इनवर्स और एच इनवर्स में, तो भी ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे। और साथ ही साथ ये भी होगा कि ये डायग्राम तब भी कम्यूटेटिव रहेगी कब? अगर हम मैप्स को चेंज कर दें इनके इनवर्स मैप्स में। तो ये मैंने आपको लेक्चर की पीडीएफ फाइल में आपको शेयर करूंगी जिसके अंदर मैंने हैंड रिटन फॉर्म में लेक्चर बनाया है। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने शो करना है ये इस वाली डायग्राम, अगर ये डायग्राम कम्यूटेटिव है तो ये डायग्राम भी कम्यूटेटिव होगी। ये आपका काम है कि आप इसको शो करेंगे। अच्छा,
कैसे है थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें क्या स्टेटमेंट है, लेट आर बी ए रिंग and 0 to A1, A1 to B, B to A2, A2 to 0 is a short exact sequence of R module homomorphisms, then the following conditions are equivalent. कि अगर R कोई रिंग है और ये हमारे पास शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है, इसके अंदर मैप क्या लिखे हुए हैं, ये मैप लिखा हुआ है F और ये मैप लिखा हुआ है G, तो फिर ये जो नीचे कंडीशंस लिखी हैं ये तीनों इक्विवेलेंट कंडीशंस होंगी। इक्विवेलेंट कंडीशंस होने का क्या मतलब होता है कि 1 इम्प्लाई करेगा 2 को, 2 इम्प्लाई करेगा 3 को, 3 इम्प्लाई करेगा 2 को, या फिर 3 इम्प्लाई डायरेक्ट कर दे 1 को। मतलब हर तरफ से इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, 1 इम्प्लाइज टू 2, 2 इम्प्लाइज टू 1, बजाय इसके कि हम बार बार बैक वाली इम्प्लीकेशन प्रूव करें, हम ऐसे कर देते हैं 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 1। तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में हर तरफ से इम्प्लीकेशन होती है, 1 इम्प्लाई करेगा 2 को, 2 इम्प्लाई करेगा 1 को, इस तरह वाली इम्प्लीकेशन। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट लिखी हुई क्या है। वन में क्या है, देयर इज एन आर, अगर ये हमारे पास एक शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस है, देन देयर इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म H फ्रॉम A2 टू B। अब देखो B से A2 तक क्या था, G। अब ये कह रहा है एक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा H फ्रॉम A2 टू B सच दैट GH इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैप बन जाएगा ऑफ A2। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देयर इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म K फ्रॉम B टू A1 सच दैट KF इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ A1। अब F मैप था A1 से B तक, वो कह रहा है K मैप एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो B से A1 तक होगा, सच दैट कि K का F के साथ जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैप के। ये GH प्रोडक्ट का मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, G भी एक फंक्शन है, H भी एक फंक्शन है। G फंक्शन है B से A2 तक, H डिफाइन किया A2 से B तक, तो G इंटू H करने से जो मैप बनेगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ A2। इसी तरह से KF करने से जो मैप आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ A1। फिर ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है किस स्टेटमेंट के, द गिवन सीक्वेंस इज आइसोमॉर्फिक with identity maps on A1 and A2, A1 और A2 के दरमियान जो मैप्स बनेंगे वो आइडेंटिटी मैप्स होंगे टू दी डायरेक्ट सम शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। डायरेक्ट सम शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस हम पहले पढ़ के आए हैं लेक्चर नंबर 11 में। वो किस तरह से है, 0 से A1, A1 से डायरेक्ट सम ऑफ A1 एंड A2। ये कौन सा है, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ A1 एंड A2, और फिर यहाँ से मैप जाएगा A2 तक। अब ये मैप्स मैंने जैसे लेक्चर नंबर 11 में आपको बताया था, ये कौन से मैप्स होते हैं, अगर एक सेट से डायरेक्ट सम तक जा रहा है मैप तो उसको हम कहते हैं ईटा मैप। इसको यहाँ पे नाम दिया गया ईटा 1 का। इसमें यहाँ नोटेशन बड़ी अजीब सी आई वाली तकरीबन यूज की हुई है, आप इसको ईटा ही लिखेंगे, ईटा 1 फ्रॉम A1 टू A1 प्लस A2। फिर डायरेक्ट सम से जो एक मॉड्यूल तक मैप होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाई। यहाँ पे उसने पाई 2 का नाम यूज किया, पाई 2 का नाम इसलिए क्योंकि ये A2 तक जा रहा है। ये A1 से डायरेक्ट सम तक था तो ये ईटा 1, ये डायरेक्ट सम से A2 तक था तो ये मैप पाई 2। तो गिवन सीक्वेंस कौन सा, जो कि ये वाला है, 0 टू A1, A1 टू B, B टू A2, A2 टू 0। ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आइसोमॉर्फिक होगा इस वाले शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस के। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स वो कहता है इक्विवेलेंट है। अगर स्टेटमेंट 1 होल्ड करेगी तो वो इम्प्लाई करेगी 2 को, या फिर हम प्रूव करते हुए ये देख लेते हैं कि 1 को इम्प्लाई कर देते हैं 3 तक, 2 को भी इम्प्लाई कर देते हैं 3 तक, और फिर 3 को इम्प्लाई कर दिया है 1 एंड 2 तक। इस बुक में जो है वो ये ट्रिक फॉलो की गई है कि 1 को सपोज किया और उसको इम्प्लाई कर दिया 3 तक। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का ये तरीका होता है कि 1 को सपोज करें और फिर प्रूव करें कि 3 होल्ड करेगी, और फिर 3 को सपोज करें और फिर प्रूव करें कि 1 होल्ड करेगी। ये तरीका है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का। अगर हमने 1 को सपोज कर लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और प्रूव करेंगे कि थर्ड वाली कंडीशन जो है ये होल्ड करेगी, तो इसका प्रूफ उसने यहाँ पे प्रूफ का सिर्फ एक स्केच दिया हुआ है जिसको प्रूफ कंप्लीटली आप करेंगे। 1 इम्प्लाई करता है 3 को बाय थ्योरम 1.13। ये कौन सा थ्योरम था,
हाँ, थ्योरम 1.13 वही शॉर्ट 5 लेमा जो मैंने यहाँ से अभी लेक्चर क्लोज कर दिया। लेक्चर नंबर 12 में हमने जो थ्योरम पढ़ा उसमें क्या है, दी होमोमॉर्फिज्म्स एफ एंड एच इंड्यूस ए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। थ्योरम 1.13 यहाँ हमें थ्योरम का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आप ये देख लें कि हमने क्या करना है। अगर हमने 1 स्टेटमेंट को सपोज किया है और 3 स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो असल में हमें एक मैप चाहिए, कहाँ से, बी से A1 प्लस A2 तक। बी और A1 प्लस A2 के दरमियान में हमें एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए। तो उसने यहाँ पे जो मैप डिफाइन किया है वो A1 प्लस A2 से B तक डिफाइन किया है। वो किस तरह से डिफाइन किया है कि फाई ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू एफ ऑफ A1 प्लस एच ऑफ A2। तो फिर उसने कहा है कि आप डायग्राम को वेरीफाई कर लो। मतलब डायग्राम को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये वेल डिफाइंड मैप है। फिर ये जो मैप फाई हमने डिफाइन किया, इसको क्या प्रूव करना है, इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। क्योंकि असल में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। थर्ड स्टेटमेंट की यही कंडीशन है कि बी इज आइसोमॉर्फिक टू A1 प्लस A2। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हम मैप को किसी भी सेट से किसी दूसरे सेट की तरफ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब A1 प्लस A2 से B तक डिफाइन कर लें तो भी हम उस मैप को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर लें तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मॉड्यूल्स आइसोमॉर्फिक हैं। या फिर B से A1 प्लस A2 तक डिफाइन कर लें तो भी उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो 1 इम्प्लाइज 3 में जो इसने मैप डिफाइन किया है फाई, वो कहाँ से डिफाइन किया, A1 प्लस A2 से B तक, और फिर इस फाई को शो करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। इसको इसने यहाँ होमोमॉर्फिज्म शो किया हुआ है। बाकी डायग्राम की कम्यूटेटिविटी को चेक करने के बाद शॉर्ट 5 लेमा की स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। फिर 2 इम्प्लाइज 3 के अंदर उसने एक मैप डिफाइन किया है। 2 इम्प्लाइज 3, 2 में क्या है कि एक मैप के है फ्रॉम बी टू A1 सच दैट के KF इक्वल है आइडेंटिटी A1 के। और 3 में फिर हमें वही आइसोमॉर्फिज्म शो करनी है B और A1 प्लस A2 के दरमियान। तो 2 को सपोज करते हुए 3 को प्रूव करने के लिए जो उसने मैप डिफाइन किया, जिसको हमें शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, वो मैप उसने कहाँ से डिफाइन किया, B से A1 प्लस A2 तक। वो इस तरह से डिफाइन किया, ये साई ऑफ B इज इक्वल टू K ऑफ B कॉमा G ऑफ B। अब ये जो मैप साई डिफाइन किया है ये B से A1 प्लस A2 तक की है। तो जाहिर है A1 प्लस A2 के एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, वो पेयर्स की फॉर्म के होते हैं। तो पेयर किस तरह से उसने बनाया है, K ऑफ B A1 का एलिमेंट कॉमा A2 का एलिमेंट क्या होगा, G ऑफ B। अब आप ये देखो कि क्या K ऑफ B A1 का एलिमेंट है। जाहिर सी बात है K मैप है B से A1 तक, तो B के एलिमेंट के ऊपर अगर हम K अप्लाई कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, A1 में आ जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि K ऑफ B एलिमेंट है किसका, A1 का। इसी तरह से G ऑफ B एलिमेंट है किसका, A2 का। तो साई ऑफ B हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि A1 के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम K ऑफ B कंसिडर कर लें और A2 के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम G ऑफ B कंसिडर कर लें। साई हमें इस फॉर्म में क्यों डिफाइन करना पड़ा, ताकि हम K और G की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए साई को होमोमॉर्फिज्म आसानी से प्रूव कर लें। जब साई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर लेंगे और इस डायग्राम की कम्यूटेटिविटी चेक कर लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, शॉर्ट 5 लेमा जो कि हमने लेक्चर 12 में प्रूव किया उसको यूज करेंगे और शो ये कर देंगे कि साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि क्या था, शॉर्ट 5 लेमा क्या स्टेटमेंट थी, अगर डायग्राम कम्यूटेटिव हो और ये वाला मैप दोनों आइसोमॉर्फिज्म हो तो ये सेंटर वाला भी आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो अब आइडेंटिटी मैप तो हम सबको पता है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैप 1 to 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है।
तो अब आइडेंटिटी ऑफ A1 ये भी आइसोमॉर्फिज्म है, आइडेंटिटी ऑफ A2 ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। हमें इस थ्योरम के प्रूफ में सिर्फ एक चीज शो करनी है कि साई इज होमोमॉर्फिज्म, और दूसरी चीज ये कि ये डायग्राम जो है ये कम्यूट करेगी। अगर डायग्राम की कम्यूटेटिविटी शो कर लेने के बाद आप ये कहोगे बाय शॉर्ट पाइप लेमा साई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फिर 3 implies 1 and 2, इसमें यहाँ पे दोनों इकट्ठे का हिंट दे दिया हुआ है कि 3 1 को कैसे इम्प्लाई करेगा और 3 2 को कैसे इम्प्लाई करेगा। अब अगर हमने 3 को सपोज किया है और 1 तक इम्प्लाई करना है, 3 को अगर सपोज किया हुआ है तो इसका मतलब है ये जो मैप यहाँ 5 लिखा है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। थर्ड स्टेटमेंट हमें ये बताती थी ना कि एक आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन B एंड A1 प्लस A2। तो हमने 3 में जो सपोजिशन में मैप लिया है कौन सा 5 मैप, ये हमें पता है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब शो ये करना है कि यहाँ B से A1 तक अगर एक मैप K डिफाइन करें, ये तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में A2 से B तक मैप H डिफाइन करें। A2 से B तक ये जी H मैप डिफाइन करें A2 से B तक, तो G और H का प्रोडक्ट। हमें अब सिर्फ इतनी सी बात शो करनी है कि G और H का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैप है A2 का। तो उसने क्या किया है, डिफाइन H फ्रॉम A2 टू B, किस तरह से कि H की डेफिनेशन ये होगी H इज इक्वल टू 5 इंटू I2, और K उसने डिफाइन किया है फ्रॉम B टू A1। ये किसके लिए K डिफाइन किया है, अगर हम 3 को सपोज करके 1 को प्रूव करने लगेंगे। K डिफाइन किया है टू बी पाई 1 इंटू पाई इनवर्स। तो फिर डायग्राम की कम्यूटेटिविटी को यूज करते हुए आप ये शो कर दोगे, ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है, आपने ये शो करना है कि KF इक्वल आ जाता है आइडेंटिटी ऑफ A1